हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ UEET। दिस इज रंजन। आप देख रहे हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन की ये क्लास ओनली ऑन अद्वैत एजुकेशन AE एंड JEE एग्जाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हम जो ये सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें कि आप UEET की क्लास देख रहे हैं लाइन से, प्रीवियस लेक्चर्स को भी आप आई होप कि फॉलो करते आ रहे होंगे। सारे के सारे सेशंस आप लोगों ने प्रीवियस वाले भी देखे होंगे और एकदम प्रॉपरली सीक्वेंस में अगर आप चले तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट जो है इन क्लासेस का वो मिल जाएगा। दैट इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो इन सभी क्लासेस का पूरा मैक्स बेनिफिट आप तक पहुंचे, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और इसके लिए लाइन से सभी लेक्चर्स को देखते जाइएगा। और हाँ, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। आज का जो सेशन है, क्योंकि प्रीवियस सेशन आप देख करके आए हैं आई होप, तो आज का जो ये सेशन है ना, इसमें हम मॉड्यूल नंबर 2 में आज का ये जो वीडियो होगा, ये जो सेशन होगा, ये थोड़ा शॉर्ट रहेगा। प्रीवियस सेशन की तुलना में थोड़ा छोटा सेशन रहेगा। क्यों? इसमें आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं दैट इज डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था इंडक्शन हीटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग का पार्ट जो है हम देख रहे हैं। इसमें से अभी इलेक्ट्रिक हीटिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, इसके बाद शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का कंटेंट जो है उसको भी स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले अभी फिलहाल इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है उसको देख लेते हैं जल्दी से। और इलेक्ट्रिक हीटिंग में जो डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का फॉर्म जो है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आज के सेशन में हमको बात करना है अबाउट डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है, आज की क्लास में हम देख रहे हैं अबाउट द डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग होता क्या है? इससे पहले तो हम लोगों ने इंडक्शन हीटिंग वगैरह तो देख रखा है। ठीक है, इंडक्शन हीटिंग के कंटेंट में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि भाई इंडक्शन हीटिंग क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि इंडक्शन हीटिंग में कॉन्टैक्टलेस हीटिंग होती है, कोई भी टाइप का कॉन्टैक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो होती है, ये दोनों प्रिंसिपल का कंबाइंड इफेक्ट यूज होता है इंडक्शन हीटिंग में। तो किसी मटेरियल को, किसी भी बॉडी को, खासतौर पे कोई ऐसी बॉडी जो कि इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होगी, उसको आप इंडक्शन हीटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। जस्ट एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये होनी चाहिए कि वहाँ पर जो सप्लाई आप लेंगे दैट सप्लाई नीड्स टू बी ऑल्टरनेटिंग इन नेचर, और AC सप्लाई का होना जरूरी है। चेंजिंग नेचर की जो सप्लाई है वो होगी, तभी चेंजिंग नेचर का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। और फिर उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल है वो लग पाएगा और वहाँ से एडी करंट्स का क्रिएशन होगा। और एडी करंट्स की वजह से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होगी, जो मटेरियल की रेजिस्टेंस के आधार पे उस मटेरियल के अंदर हीट का डिसिपेशन करवाएगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक मैंने जस्ट समरी के फॉर्म में आपको बता दिया। अब इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होती है एक बार मैं जल्दी से आपको बता दूं, फिर डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग पर लेके चलूंगा। ठीक है ना? तो इंडक्शन हीटिंग के अंदर क्या क्या फिनोमिना और होता है, चलिए तो डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग करें उससे पहले मैं आपको पहले इंडक्शन हीटिंग थोड़ा सा और बता देता हूं डिटेल में। इंडक्शन हीटिंग के बारे में पहले थोड़ा सा और लिखवा देता हूं, फिर डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग बताऊंगा। इंडक्शन हीटिंग, क्योंकि इसके ऊपर एक जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ ना, उस पॉइंट पे क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। जो छोटा सा एक मैं शॉर्ट सा पॉइंट बताने जा रहा हूँ दैट इज नोन एज पिंच इफेक्ट। एक इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं पिंच इफेक्ट। उस पिंच इफेक्ट के ऊपर प्रीवियस ईयर्स में भी क्वेश्चन आए हुए एग्जामिनेशन में, इसलिए मुझे लगता है कि ये पॉइंट पढ़ना जरूरी है। ठीक है, पिंच इफेक्ट होता क्या है? देखिए, यहाँ पे होता क्या है इंडक्शन हीटिंग के अंदर, एक चीज तो हमको पहले पिछली क्लास में समझ में आ गया कि देखिए शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, चेंजिंग सप्लाई करंट चेंजिंग नेचर की सप्लाई करंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं हम लोग, जिससे कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जिससे कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट होता है। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एडी करंट्स होंगी, एडी करंट्स होंगी। और एडी करंट की वजह से जो मटेरियल की रेजिस्टिविटी होगी कॉजेस पावर डिसिपेशन
तो मतलब आई स्क्वायर आर टी के फिनोमिना के बेसिस पे, जूल्स लॉ के बेसिस पे हीट का डिसिपेशन तो होना है वहाँ, है ना, ये बात तो बिल्कुल तय हो जाती है इसके हिसाब से। तो आई स्क्वायर आर टी के फिनोमिना से वहाँ पर हीट डेफिनेटली डिसिपेट होने लग जाएगी। तो यहाँ तक का पॉइंट तो क्लियर, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी हम देते हैं ना, दैट इज इन द टर्म्स ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी। जो सप्लाई हम प्रोवाइड करते हैं दैट इज इन द टर्म्स ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी। आर एफ सप्लाई इज प्रोवाइडेड। इससे क्या होता है पता है, जब आर एफ सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो हाई लीकेज रिएक्टेंस मिलता है हमको, देन हाई लीकेज रिएक्टेंस। क्यों? क्योंकि एक्सएल जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। तो ये क्या हो जाता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे जब आप लेके जाते हो तो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से जो लीकेज रिएक्टेंस होगा वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर दोगे तो एक्सएल भी कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दोगे तो वैल्यू ऑफ एक्सएल विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब हम ऐसा कोर टाइप मैकेनिज्म जब यूज करते हैं ना, इसी के अंदर एक मैकेनिज्म मैंने आपको पिछली बार बताया था विच इज नोन एज कोर टाइप इंडक्शन हीटिंग। खास तौर पे इसको समझिएगा क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। कोर टाइप इंडक्शन हीटिंग शॉर्ट में जस्ट बताता हूं आपको। तो पिछली बार मैंने ये डायग्राम ड्रॉ करके आपको एक चीज बताई थी इसके बारे में। ठीक है, कोर टाइप इंडक्शन हीटिंग। तो अगर सपोज कर लो कि यहां पे ऐसा हम कोर क्रिएट कर लेते हैं इसका, लाइक दिस, ठीक है। ऐसा कोर क्रिएट कर लेते हैं और इसके सेकेंडरी एंड पे इस तरफ, दूसरी तरफ जो है ऐसा एक सेक्शन बना लेते हैं। लाइक दिस, क्रूसिबल जैसा एक सेक्शन होता है जो मेटल का ही बना होता है ऑब्वियसली, और इसके अंदर हम लोग जितने भी ऐसे टेस्ट चार्जेस हैं, जितने भी हमारे जो चार्ज हैं जिसको कि हमको हीट अप करना है उसको प्लेस कर लेते हैं चारों तरफ से। तो ये हमारे सेकेंडरी कोर के साथ, कोर के सेकेंडरी पार्ट के साथ ही अटैच रहता है, ठीक है। ये कंडीशन क्लियर है ना, सबको समझ में आ रहा है यहां तक? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेस जब यहां पर क्रिएट होता है ना, यहां पे क्या होता है, चार्ज, ये जो क्रूसिबल आपको दिखाई दे रहा है दिस इज मेड अप ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल, दिस इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। ये मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है और इसके अंदर क्या चीज है, ये सब चार्ज है। चार्ज बोलने का मतलब है वो मटेरियल जिसे कि हमको हीट करना है। दीज आर द चार्जेस। ये हमारा प्राइमरी कॉइल है, दिस इज आवर प्राइमरी कॉइल। मतलब यहीं से हम लोग सप्लाई देने वाले हैं इस पे, ठीक है, यहीं से हम लोग सप्लाई देने वाले हैं। तो अब ये प्राइमरी कॉइल में जैसे ही मैं सप्लाई प्रोवाइड करूंगा और वो भी रेडियो फ्रिक्वेंसी लेवल की सप्लाई प्रोवाइड करूंगा तो इससे क्या होने लग जाएगा, इंडक्शन का इफेक्ट तो फॉर श्योर यहाँ पे होने ही लगेगा, है ना। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना यहाँ पे काम करेगा। ये क्रूसिबल भी किस चीज़ का है, मैग्नेटिक मटेरियल का ही बना हुआ है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एडी करंट्स जो होंगी वो भी क्रिएट होंगी, है ना। ऑब्वियसली यहाँ पर एडी करंट जो होंगी वो भी क्रिएट होंगी। अब एडी करंट्स के क्रिएट होने से ये अंदर जो चार्ज है, चार्ज का भी ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इट शुड बी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव इन नेचर। चार्ज मटेरियल जिसको आप हीट करना है ना, दैट शुड ऑल्सो बी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव इन नेचर। तो अब यहाँ पे क्या होगा पता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेस डेवलप होगा अंदर।
So there will be an electromagnetic stress on the secondary side, and there will be an electromagnetic stress on the secondary side which will cause the, क्या होगा यहाँ पे, which will cause the charges to pop out of the crucible. उस क्रूसिबल से जंप करके बाहर निकलने को मजबूर कर देगा, ठीक है, जैसे पॉपकॉर्न जो है पॉप आउट होता है उसी तरीके से। तो पॉपकॉर्न की तरह ही ये चार्ज जो है वो बाहर आने लग जाएगा। इसका रीजन मैं और बता दूंगा आपको। तो इसी फिनोमिना को बोलते हैं, दिस फिनोमिना इज नोन एज So this phenomena is known as pinch effect। देखिए, चूंकि ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड वहां पे क्रिएट हो रहा है, तो जो भी पोल्स क्रिएट होंगे अंदर वो लाइक पोल्स क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में दोनों एक ही तरफ है। सेकेंडरी साइड पे ही दोनों चीजें हैं, ये जो क्रूसिबल है ये भी मेटल का बना हुआ है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होगा ये भी, और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव तो है ही नेचर में, और प्लस इसके अंदर जो चार्जेस प्लेस्ड हैं दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। तो जिस वजह से क्या होगा कि जब ये लोग मैग्नेटिक पोल्स डेवलप होंगे इनके अंदर, तो पोल्स विल बी ऑल्सो सेम पोल्स। अगर नॉर्थ डेवलप हो रहा है तो दोनों के अंदर नॉर्थ होगा, साउथ डेवलप हो रहा है तो साउथ डेवलप होगा अचानक से, ठीक है। तो अब करंट डेंसिटी क्या है यहाँ पे, बहुत हाई है। करंट की डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। क्यों, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, है ना, करंट पर यूनिट एरिया के हिसाब से आप देखोगे तो करंट डेंसिटी हाई हो जाएगी। करंट डेंसिटी हाई होने से क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स भी वहां पे हाई होगा। करंट डेंसिटी जितनी हाई, रिपल्सिव फोर्स जो होगा एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो भी बहुत ज्यादा होने लग जाएगा वहां पे, ठीक है। और सेम चार्जेस होंगे तो डेफिनेटली वहां पे उसको एक दूसरे को रिपेल करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी, ठीक। तो लिख देते हैं इस पॉइंट को। यहां पर लिखते हैं, so due to high current density, due to high current density, due to the high current density, there will be higher value of, there will be a higher value of repulsive force, ठीक है। ड्यू टू हाई करंट डेंसिटी देयर विल बी अ हायर वैल्यू ऑफ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स, बिटवीन एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स, है ना, बिटवीन द एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मटेरियल में एटम और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो हाई रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि बोथ विल बी हैविंग सेम चार्जेस, ड्यू टू सेम और like charges, due to same or like charges, this will lead to the pinch effect, this will lead to the pinch effect, ठीक है। इस कारण से वहां पे पिंच इफेक्ट क्रिएट होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना जरूरी है, ठीक है। इस पॉइंट को डिस्कस किए बिना हम आगे जा नहीं सकते थे। और पिंच इफेक्ट सीधे सीधे एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी।
सो पिंच इफेक्ट जो है ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्योंकि सप्लाई का रिवर्सल उतना ही ज़्यादा होगा ना जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। है ना, सो पिंच इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सप्लाई फ्रीक्वेंसी से सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होगा। तो करंट डेंसिटी हाई होने की वजह से ही ये चीज़ होती है यहाँ पे। क्लियर यहाँ तक? अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना अगला पॉइंट, दैट इज द डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। तो ये इंडक्शन हीटिंग में इतना था। नेक्स्ट इसके एप्लीकेशंस वगैरह तो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। तो हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग में ये आखिरी वैरायटी होता है। हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग में दो ही टाइप के हीटिंग्स हमको पढ़ने थे, एक होता था इंडक्शन हीटिंग और दूसरा था डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। तो अभी डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग देखते हैं जरा जल्दी से, है ना, जल्दी से जरा डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये डाई इलेक्ट्रिक्स को हीट करता है। डाई इलेक्ट्रिक्स बोलने का मतलब है इंसुलेटिंग मटेरियल्स को भी हीट कर सकता है। यही एक ऐसा हीटिंग टेक्निक है जहाँ पे नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स की हीटिंग होती है और केवल नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स की ही हीटिंग होती है यहाँ पे। ठीक है, लिखते हैं। इट इज अ हीटिंग मेथड which can be applied, it is a heating method which can be applied only on the insulating materials or डाई इलेक्ट्रिक्स। केवल इंसुलेटिंग मटेरियल्स या डाई इलेक्ट्रिक्स जो हैं सिर्फ उनके लिए ही ये मेथड जो है वो एप्लीकेबल है। मतलब ये मेथड कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए, कंडक्टिंग मेटल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग बहुत ही डिफरेंट होता है। अभी तक आपने जो भी पढ़ा हुआ था उस सबसे डिफरेंट होता है ये, है ना। उन सभी मेथड्स के तुलना में ये बहुत डिफरेंट मेथड कहलाता है। ठीक है, डन यहां तक? इसको और क्या क्या नाम से जाना जाता है? दिस इज ऑल्सो नोन एज, सो इट इज ऑल्सो नोन एज, रेडियो फ्रीक्वेंसी हीटिंग। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको? नेक्स्ट इसका अगला नाम है कैपेसिटिव हीटिंग। फिर नेक्स्ट इसका नाम है नॉन कंडक्टिव हीटिंग, एटसेट्रा। इतने टाइप के नाम से इसको जाना जाता है। आरएफ हीटिंग बोलते हैं इसको, कैपेसिटिव हीटिंग बोलते हैं, नॉन कंडक्टिव हीटिंग बोलते हैं। ये सब डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के ही नाम होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको लिखते जाइए। तो ये किस फिनोमिना पे काम करता है? ये फिनोमिना जो इसका है, सप्लाई के इंक्रीज होने से डाई इलेक्ट्रिक लॉस का इंक्रीज होना। तो डाई इलेक्ट्रिक लॉस के फिनोमिना पे ये हीटिंग प्रोसेस जो है वो वर्क करती है। ठीक है, सो इट वर्क्स upon the phenomena of
dielectric loss, it works upon the phenomena of dielectric loss occurring in the material देखिए यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली एक कैपेसिटिव इफेक्ट का क्रिएशन होता है। हम सबको पता है ना कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक का मीडियम लेके आया जाता है, ठीक। और जब पोटेंशियल्स हम अप्लाई करते हैं उस कैपेसिटर के अक्रॉस, तो वहाँ पर क्या होता है, उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर लॉसेज होते हैं। डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो एक इफेक्ट जो है उसको एक्सपीरियंस करता है, कैपेसिटिव इफेक्ट। इसीलिए इस मेथड का नाम, इस हीटिंग टेक्नोलॉजी का नाम डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के अलावा कैपेसिटिव हीटिंग भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा टेक्निक कैपेसिटर की तरह सेटअप के साथ होता है, ठीक है। जैसे कैपेसिटर के दोनों तरफ, कैपेसिटर के दोनों एंड्स पर हमारे पास क्या होते हैं, दो मेटालिक प्लेट्स होते हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स होते हैं, जो चार्जेस को जमा करते हैं। एक प्लेट पे जो चार्ज जमा हो रही है उसके सामने वाली प्लेट पर उतना ही इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो है वो जमा हो जाती है, ठीक है। उतनी चार्जेस पे वो फोर्स लगाएगा और उतनी चार्जेस वहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे से एक प्रॉपर डिस्टेंस पे सेपरेटेड होते हैं और दोनों के बीच में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो एग्जैक्टली वही फिनोमिना यहाँ पे भी यूज होता है। इसीलिए डाइलेक्ट्रिक लॉस का फिनोमिना जो है, हीटिंग पूरी तरह से उसी फिनोमिना के ऊपर बेस करती है। डाइलेक्ट्रिक लॉस के मैकेनिज्म पर ही पूरा का पूरा हीटिंग जो होता है वो यहाँ पर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की हमको जरूरत पड़ती है, लगभग 10 से लेकर 100 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी पे ये हीटिंग प्रोवाइड होती है। 10 to 100 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी is needed for providing, है ना, is needed for providing डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग प्रोवाइड करने के लिए लगभग 10 से 100 मेगाहर्ट्ज तक की सप्लाई फ्रीक्वेंसी की नीडेड की ज़रूरत जो है वो हमको पड़ती है। तो उतनी फ्रीक्वेंसी हमको चाहिए होती है, तब जाके आप हीटिंग प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है ना, जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यहाँ जो क्रिएट करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी जो है जितनी हाई होगी उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और उतनी ज़्यादा हीटिंग होगी। डाइलेक्ट्रिक लॉस उतना हाई होगा और उतनी ज़्यादा हीटिंग प्रोवाइड होगी यहाँ पे। ये थिंग होता है इसके अंदर, ठीक है। एक्सटेंडेड फ्रीक्वेंसी रेंज जो है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का रेंज जो है वो और ज़्यादा अच्छी हीटिंग प्रोवाइड करता है यहाँ पे, ठीक है, वो और ज़्यादा अच्छी हीटिंग प्रोवाइड करता है ना। चलिए, तो कैसे वर्क करता है इसका छोटा सा एक सेटअप देख लें। इसका एक छोटा सा सेटअप जो है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसका सेटअप देखते हैं। यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल सा होता है। यहाँ पर होता है हमारे पास आरएफ जनरेटर और इस जगह पे होते हैं हमारे पास ठीक है, इस जगह पे होता है हमारे पास क्या चीज़, इलेक्ट्रोड्स होते हैं और यहाँ इनके बीच में हमारे पास होता है डाइलेक्ट्रिक का मीडियम। इस पूरे के बीच में हमारे पास होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। बस कैपेसिटिव इफेक्ट क्रिएट करना होता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। रेडियो फ्रीक्वेंसी सप्लाई, आरएफ सप्लाई, हाई रेंज का रेडियो फ्रीक्वेंसी सप्लाई जो है वो यहाँ से प्रोवाइडेड होता है और दूसरे एंड पर कैपेसिटिव इफेक्ट क्रिएट करने के लिए दो मेटालिक प्लेट्स होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये क्या चीजें हैं दोनों, दीज आर मेटालिक इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और ये क्या चीज है, दिस वन इज द, ये कौन सी चीज है, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसको कि आपको हीट करना है।
इज द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल टू बी हीटेड, है ना। ये वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसे कि हीट किया जाना है यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा सेटअप होता है। आरएफ जनरेटर यहाँ पे हो सकता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर जो है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। चलिए बढ़िया। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग को अभी सर्किट डायग्राम से भी बताऊंगा मैं आपको। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग को अभी सर्किट डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सर्किट वाइज ये कैसा दिखाई देता है, देखिए एक आरसी सर्किट की तरह दिखेगा आपको। अगर आप इसको सर्किट के फॉर्म में समझेंगे ना तो ये इट विल लुक लाइक सम आरसी सर्किट। देखिए ये ऐसा दिखता है, समथिंग लाइक दिस आरसी सर्किट। या एलसी सर्किट जो है, एलसी ऑसिलेटर टैंक सर्किट की तरह भी ये दिख सकता है ना। इट कैन बी लाइक एलसी ऑसिलेटर टैंक सर्किट एज वेल। लेकिन इसको आरसी सर्किट की तरह समझते हैं हम। सो यहाँ से गुजरने वाली करंट आई आर, यहाँ से गुजरने वाली करंट आई सी। लेट अस सपोज दिस इज फॉर कैपेसिटेंस, और यहाँ पर एसी सप्लाई हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस सिरे में। क्योंकि ऑब्वियस थिंग है कि यहाँ पे हमको अगर फ्रीक्वेंसी जनरेटर चाहिए तो वो फ्रीक्वेंसी का जनरेशन सिर्फ तब पॉसिबल है जब सप्लाई का टाइप होना चाहिए ऑल्टरनेटिंग इन नेचर, है ना। जब सप्लाई हमारी ऑल्टरनेटिंग इन नेचर होगी तभी ऐसा हो सकता है, तभी ऐसा पॉसिबल है, ठीक। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इस पूरे सिस्टम को देखते हैं। सो लेट अस सपोज कि इस V के रिस्पेक्ट में अगर फेजर डायग्राम में ड्रॉ करूं, है ना, और फेजर में वोल्टेज करंट का साथ में अगर मैं फेजर बना दूं, यहाँ पे अगर मान लो वोल्टेज दिखाई दे रही है V, ठीक है, और यहाँ कहीं पे है हमारा IR, यहाँ कहीं पे है हमारा IC, ठीक। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ बनेगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर आप लगा दो तो अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ। सो दिस विल बी आवर आई, ये क्या है, दिस इज आवर आई सी, ठीक है। ये हो गया हमारा फाई, थीटा या फाई डिग्री का एंगल, ठीक है। तो आई की मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगी, अंडर रूट आई आर का स्क्वायर प्लस आई सी का स्क्वायर, दिस विल बी द टोटल सप्लाई करंट। क्लियर। लिखते जाएगा आप लोग भी साथ साथ। चलिए इसकी हीटिंग मेथड मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। ये पूरा फिनोमेना कैसे काम कर रहा है इसको तुरंत जल्दी से समझेंगे अभी। The dielectric substance to be heated is placed within the electrode region and a supply of 10 to 20 kV at a frequency of 10 to 50 megahertz is provided। अब देखिए हो क्या रहा है, 10 से 20 केवी की सप्लाई हम दे रहे हैं वोल्टेज में, और अगर सप्लाई की मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं
तो लगभग 10 से 50 मेगाहर्ट्ज़ की तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है केवल वहाँ पे। तो ऐसा करने से हो क्या जाएगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, सोचिए ज़रा, बताइए एक बार। इतनी हाई फ्रीक्वेंसी हम किससे शो कर रहे हैं, किससे दे रहे हैं, वॉल्व ऑसिलेटर जो होता है, वॉल्व ऑसिलेटर्स का हम इस्तेमाल करते हैं इतनी हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी इज क्रिएटेड बाय वॉल्व ऑसिलेटर्स। हाई फ्रीक्वेंसी इज क्रिएटेड बाय वॉल्व ऑसिलेटर्स। ठीक है, तो वॉल्व टाइप के ऑसिलेटर जो होते हैं, जैसे टैंक सर्किट्स होते हैं, एलसी ऑसिलेटर्स होते हैं, वैसे वॉल्व ऑसिलेटर्स हैं हमारे पास, जिसके थ्रू हम इतनी हाई फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब होता क्या है कि देखिए, जिस समय हम सप्लाई दे रहे होते हैं ना, जिस समय हम सप्लाई दे रहे होते हैं उस समय कैपेसिटर जो करंट ड्रॉ करेगा वो 90 डिग्री शिफ्टेड रहती है फ्रॉम दैट सप्लाई वोल्टेज, है ना। एट सप्लाई द IC is 90 degree shifted from the supply voltage है ना। सप्लाई करने के समय जो IC होता है वो 90 डिग्री शिफ्टेड रहता है फ्रॉम द सप्लाई पोटेंशियल। तो सप्लाई पोटेंशियल से 90 डिग्री का शिफ्ट वहाँ पे आ जाता है ना। सप्लाई पोटेंशियल से 90 डिग्री का शिफ्ट जो है वो रहता है, ठीक। तो करंट जो रहती है, जैसे जो IR करंट है वो तो एग्जैक्ट फेज विद द वोल्टेज रहती है, वोल्टेज के साथ बिल्कुल फेज में रहती है। तो उससे उस सिस्टम में क्या होता है कि सीधे सीधे जूल्स के इफेक्ट के हिसाब से वहाँ पे हीट क्रिएट होना शुरू हो जाता है। लेकिन डायरेक्टली जूल्स का इफेक्ट मैं इसलिए नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे सप्लाई की फ्रीक्वेंसी के आधार पर ये चीज़ें हो रही है, I2R के फॉर्म में नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ मटेरियल की रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, जो हीट का क्रिएशन है वो मटेरियल की रेजिस्टेंस पे नहीं डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लिखते जाइएगा जल्दी जल्दी, जैसे ही लिखना हो जाए फिर बताइए, फिर आगे लिखेंगे। तो अब इससे क्या हो रहा है, दिस कॉजेज IR to be in phase with voltage, IR to be in phase with the voltage V, ठीक है। So this leads to the supply potential, sorry, this leads to the excessive heat dissipation of the material। तो जो भी मटेरियल कनेक्टेड होगा, जो भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कनेक्टेड होगा ना, वो एक्सेसिव हीट एक्सपीरियंस करने लग जाएगा दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में। और ये भी जो हीट है ये किस फॉर्म में डेवलप हो रहा है, क्या ये जूल्स के फॉर्म में डेवलप हो रहा है, नहीं, ये डाई इलेक्ट्रिक लॉस के फॉर्म में डेवलप हो रहा है। सो हियर द हीट dissipation is, here the heat dissipation is in the form of dielectric loss। कैपेसिटिव इफेक्ट है ना, तो डाई इलेक्ट्रिक लॉस जो है ना, उसी फॉर्म में पूरा का पूरा हीट जो है वो मिलेगा हमको। जो हीट यहाँ पे मिल रहा है वो डाई इलेक्ट्रिक लॉस के फॉर्म में मिल रहा है, ऐसा है यहाँ पर। क्लियर?
तो हीट का डिसिपेशन जो होगा यहाँ पे वो डाइलेक्ट्रिक लॉस के फॉर्म में, ठीक है, लिख लिया सभी ने यहाँ तक। तो अब क्या होता है, देखिए जो हीट का डिसिपेशन हो रहा है ना यहाँ पे, ये किस फॉर्म में हो रहा है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ डाइलेक्ट्रिक लॉस। डाइलेक्ट्रिक लॉस के फॉर्म में हीट का डिसिपेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जूल्स का कोफिशिएंट उतना नहीं है जितना डाइलेक्ट्रिक लॉस का कोफिशिएंट है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यहाँ पे जो हीट का डिसिपेशन होता है वो वोल्टेज के स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में होता है। ठीक है, लिखवा देता हूँ मैं इस पॉइंट को हियर। The heat dissipation is in the form of multiple of voltage का square and frequency of the supply system। ठीक है, तो हीट का जो डिसिपेशन होता है उसको किस फॉर्म में हम बताते हैं, इट इज गिवन एज वी स्क्वायर एफ के फॉर्म में हीट का डिसिपेशन जो है वो हम यहाँ पे शो करते हैं। ठीक, तो इसीलिए अगर सपोज कर लो कि हमारे पास सप्लाई पोटेंशियल है 20 केवी के आसपास का सप्लाई पोटेंशियल है। ठीक है, अगर जैसे मान लो इसीलिए हम जो भी वोल्टेज का रेंज यूज़ करते हैं ना वो हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो भी वोल्टेजेस का हम इस्तेमाल करते हैं दे आर ऑलवेज टेकन इन द टर्म्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। So thus the voltages applied here in the system is always in form of in the form of high frequencies, है ना, is always in the form of high frequencies, है ना। तो ये वोल्टेजेस हमेशा हायर फ्रीक्वेंसीज पर ही दिए जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे वोल्टेज का रेंज, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। So if a voltage of around 20 kV is provided, अगर मान लो वोल्टेज लगभग 20 kV का हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, है ना, लगभग सप्लाई रेंज है, सप्लाई वोल्टेज जो है अगर मान लिया जाए कि हम 20 kV का रेंज का दे रहे हैं ना, तो फ्रीक्वेंसी किस रेंज की रखते हैं पता है, then the frequency of 10 to 30 megahertz is provided 10 से 30 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस एनालिसिस के हिसाब से, नॉर्मली एनालिसिस के हिसाब से अगर देखा जाए तो डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग लगभग 50% हीटिंग जो है वो डिलीवर कर पाती है। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है इट ऑलमोस्ट डिलीवर्स अ रिजल्ट ऑफ 50%। Thus by analysis it is calculated that the dielectric heating delivers almost 50% of heating to the system. It delivers almost 50% of the heat to the existing system.
ठीक है, लिख लिया सबने? चलिए बढ़िया। अब इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज है ना, एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज हो गया, ये सब भी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का सबसे पहला एडवांटेज तो ये है ना, कि एक यूनिफॉर्म हीटिंग प्रोवाइड करता है और नॉन मेटल्स के लिए सबसे बड़ा प्रेफरेबल थिंग होता है ये। ठीक है, इसके चलिए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जल्दी से बता देता हूँ मैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं आज का टॉपिक। इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस में देखिए पहला पॉइंट लिखते हैं, इट कैन प्रोवाइड uniform heating. It provides uniform heating to the substance. Second point, heating to the non-metals. मतलब मटेरियल का कंडक्टर या मेटल होना ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट कंडक्टर या मेटल को तो ये हीटिंग वैसे भी नहीं प्रोवाइड करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल्स को ही हीटिंग प्रोवाइड करने के लिए है। ठीक है, ठीक है। पूरा प्रोसेस जो है इसको कंप्लीट होने में समय बहुत कम लगता है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है। हीट इज प्रोवाइडेड इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। या फिर ऐसा लिख लो कि हीट डिसिपेशन टाइम the heat dissipation time is very less as compared to the other conventional heating forms. जो हीट डिसिपेट करने का जो लगने का समय है, हीट को पूरी तरह से सिस्टम में डिसिपेट होने देने का, वो समय कंपैरेटिवली बहुत लेस है एज कंपेयर टू प्रीवियस हीटिंग मेथड। ठीक है, चलिए इसका कुछ डिसएडवांटेज देख लें। डिसएडवांटेज देखें, चलिए इतना मेथड का तो एडवांटेज हम लोगों ने देख लिया। अब जरा डिसएडवांटेज भी देखते हैं क्या क्या है इसका। इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? पहला डिसएडवांटेज, इट कैन ओनली बी प्रोवाइडेड टू नॉन मेटल्स having high dielectric loss, having high dielectric losses। ठीक है, नॉन मेटल्स को, वो भी उसमें उनको जो कि जिनके हाई डाइलेक्ट्रिक लॉसेस होते हैं जिन मटेरियल्स के अंदर, जिन मेटल्स के अंदर। ठीक है, ये सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है। तो सोचिए कि अगर आपको मेटल को हीट करना है तो ये मेथड फिजिबल है ही नहीं। तो आप एक माइक्रोवेव के अंदर अगर मेटल डाल देते हैं तो वो बर्स्ट आउट होने लग जाएगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, दिस मेथड ऑफ हीटिंग, this method of heating is costlier than other methods। बाकी के दूसरे मेथड्स की तुलना में ये जो मेथड ऑफ हीटिंग है ना, ये काफ़ी कॉस्टली मेथड है ना, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मेथड होता है। इसके ओवरऑल सिस्टम्स की वजह से आप जैसे माइक्रोवेव्स भी आपको क्रिएट करनी है तो उसके लिए मैग्नेट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि बहुत महंगे आते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ लास्ट, क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, हम बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी से आसपास अगर कोई रेडियो डिवाइसेस है, आसपास कोई रडार वाला सेक्शंस है ना,
तो वहाँ पर रेडियो इंटरफेरेंस आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, है ना। ठीक है, लिख लिया सबने यहां तक। लास्ट आखिरी पॉइंट लिखते हैं कि सिंस इट रिक्वायर्स हाई फ्रीक्वेंसी, since it requires high frequency, thus it may cause radio interference. With external systems. रेडियो इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकता है, ये आसपास अगर कोई रेडियो डिवाइसेस है तो उसके साथ इंटरफेरेंस कर सकती है इसके सिग्नल्स। तो इतने इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इसके एप्लीकेशन एक बार फटाफट से देख लें। होम बेस्ड कुकिंग्स है ना, होम बेस्ड कुकिंग हो गया, मेडिसिन वगैरह हो गए उनकी हीटिंग के लिए हो गया, केमिकल सोल्यूशंस जो बनते हैं उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे चीज़ों के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन क्या क्या हो गए इसके, लास्ट पॉइंट है, चलिए जल्दी से लिखते हैं फिर वाइंड अप करते हैं। इसके एप्लीकेशंस हैं तो UWT के सभी लेक्चर्स को आप लोग प्रॉपर फॉलो करते जाइएगा, सब सीक्वेंस में ही चल रहे हैं एकदम, एक के बाद एक आपका कंटेंट जो है वो कवर अप होता जा रहा है। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है कि आप इसको सीक्वेंस में ही देखिएगा, इसको सीक्वेंस को मिसमैच करके मत देखिएगा, क्योंकि इसको प्रॉपरली सीक्वेंस में ही आपके लिए मैंने प्लान कर रखा है। ठीक है, तो ऐसे ही देखते जाइएगा, आपका कंटेंट मस्त से कवर अप हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो का ड्यूरेशन भी इसीलिए काफ़ी लिमिटेड रखा गया, सो दैट कि आप उसको आराम से देखें तो कोई दिक्कत ना आ जाए आपको, है ना। तो इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहला कुकिंग, जनरल कुकिंग, फिर सेकंड हीटिंग ऑफ मेडिसिन्स एंड chemical solutions, heating of medicines and chemical solutions. Last drying of dielectrics। ठीक है, ड्राइंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स को सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए हम लोग इस हीटिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का फिनोमिना, ओवरऑल डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में। आई होप कि आप लोगों को प्रॉपर आइडिया मिल गया होगा इस वीडियो से। ठीक है, तो सारे के सारे पॉइंट्स एकदम प्रॉपरली नोट करके रखिएगा। अगर कहीं पे किसी भी पॉइंट का डाउट रह जाए तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, वुड्स की फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत सारे प्लेसेस पर इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, और एकदम कॉमन इसका जो यूसेज है वो तो माइक्रोवेव्स में जो हम अपने घरों पर यूज़ करते हैं। ठीक, तो ऐसे सब बहुत सारे इसके एप्लीकेशन होते हैं। तो ऐसे ही और भी टॉपिक्स UWT के आपके सेशन पर आते चले जाएंगे, और इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना फीडबैक जरूर बताते जाएगा कि आपको कैसा लग रहा है, ये सब वीडियो लेक्चर्स इफेक्टिव हो रहे हैं आपके लिए कि नहीं हो रहे हैं, जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और दूसरा, अगर इफेक्टिव हो रहे हैं तो डेफिनेटली अपने दोस्तों को और बाकी सारे ग्रुप्स में भी आप लोग इसको शेयर करते चले जाइए। ठीक, तो आज की सेशन अब यहीं पर एंड अप होती है UWT की। मिलते हैं आप सभी से अब नेक्स्ट सेशन में। अगला जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 10, 10वां लेक्चर जो होगा, उसमें हम देखेंगे कि और क्या क्या कंटेंट है आपके लिए और क्या क्या स्पेशल चीज़ें आने वाली है। ठीक है, वेल्डिंग का पार्ट अब हो रहा है शुरू, इसके बाद और ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए, तो आज की क्लास अब यहीं पर एंड अप करते हैं। आप सभी स्टूडेंट जो कनेक्टेड हैं, आप सभी को वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं आप सभी से कल दोबारा से 9 बजे रात एग्जैक्टली सेम टाइम पे। बिना मिस किए देखिएगा ज़रूर इस सेशन को।
थैंक यू वेरी मच।